CH-101 इधिका को है आकर्ष का इंतजार। आयशा राधिका के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी ताकि वह कियारा को सॉरी कह सके। उसने कियारा को सॉरी तो नहीं कहा, लेकिन कुछ वक्त बिताने के बाद वह कियारा के रूम से बाहर आ गई थी। आयशा ने राधिका को घर जाने के लिए कहा और खुद वहीं पर रुक गई थी। उसके कदम इस वक्त वसुधा के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। आयशा के चेहरे पर इविल स्माइल थी। उसने खुद से कहा, अब मैं देखती हूँ कि आकर्ष राजवंश कब तक तुम्हारी हेल्प करता है। अपनी दादी के चलते वह मजबूर है ना, तो देखना उसी दादी का यूज करके कैसे मैं आकर्ष को तुमसे अलग करती हूँ। आयशा वसुधा के कमरे के दरवाजे के आगे गई तो उसने देखा कि वह किताब पढ़ने में बिजी थी। उसने अपना चश्मा लगा रखा था। अचानक किसी के कदमों की आहट सुनकर वसुधा ने उसकी तरफ देखा और हल्के गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा अंदर गई और उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपको कुछ जरूरी बात बताने के लिए आई हूँ दादी। शायद मेरे अलावा आपको इस बारे में कोई और नहीं बता सकता। आयशा को लगा कि वह वसुधा को सब बता देगी, लेकिन वसुधा ने बेपरवाही से उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और ना ही तुमसे बात करने का मन है। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। वसुधा आयशा को देखकर गुस्सा कर रही थी। इससे बॉडीगार्ड समझ गए थे कि वह उसके आने से खुश नहीं है। तुरंत 2 बॉडीगार्ड आगे आए और वह आयशा को पकड़कर बाहर निकालने लगे। आकर्ष का भी यही ऑर्डर दिया हुआ था कि दादी की इच्छा के खिलाफ कोई भी उस कमरे में कदम नहीं रखे। गार्ड्स आयशा को बाहर निकालने लगे, तभी वह जोर से चिल्लाकर बोली, बड़ी दादी, इधिका मुसीबत में है। वसुधा वापस अपनी किताब में लग गई थी, लेकिन आयशा की बात सुनते ही उन्होंने तुरंत किताब बंद की और परेशान स्वर में कहा, क्या कहा तुमने? मेरी बहू को क्या हुआ है? इधिका के लिए बहू शब्द सुनकर आयशा चौंकते हुए बोली, कौन सी बहू की बात कर रही है आप? आयशा अब बाहर जाने के बजाय वहीं पर रुक गई थी। अरे वही, इधिका, मेरी बहू। जल्दी बताओ, उसे क्या हुआ है? वसुधा ने झट से पूछा। आयशा को लगा कि फिर से अपनी बीमारी के चलते वसुधा सब भूल रही है और इधिका को अपनी बहू समझ रही है। उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्हें सब बताते हुए बोली, उसने किसी का मर्डर कर दिया है और पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। अभी जमानत के चलते वह बाहर है और हॉस्पिटल में है। हर जगह न्यूज़ में वही वायरल हो रही है। आपने न्यूज़ नहीं देखी क्या, बड़ी दादी? वसुधा ने आयशा की बात का जवाब नहीं दिया और जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। उसने देखा कि लोग इधिका को काफी भला बुरा कह रहे थे। वो उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि वह अपने अमीर होने का फायदा उठाकर विक्टिम के बेटे को खरीद रही है और साथ ही झूठी बीमारी का बहाना बनाकर उसने जमानत हासिल की है। वसुधा ने एक न्यूज़ पर क्लिक किया तो प्रिंस न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा था। हालांकि वीडियो के अंदर माहिर और इधिका दोनों के ही चेहरे क्लियर नहीं थे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी एक नज़र में पहचान सकता था। उस खबर को देखकर वसुधा को झटका सा लगा। उसके बाद जब वो कमेंट पढ़ने लगी तो उसके होश और भी उड़ गए थे। हालांकि आकर्ष का नाम कहीं भी निकल कर नहीं आया था, लेकिन लोग पूछ रहे थे कि यह कौन से अमीर फैमिली से संबंधित है। वसुधा जैसे जैसे कमेंट पढ़ रही थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया रहा था। यह सब आयशा देख पा रही थी। उसने मौके का फायदा उठाकर कहा, बड़ी दादी, अब इधिका को सब जानने लगे हैं और उसकी इमेज पूरी तरह खराब हो गई है। आपको नहीं लगता कि अब राजवंश फैमिली को उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए? इसीलिए तो आयशा वसुधा के पास आई थी ताकि उनका ब्रेन वॉश कर सके। उसके हिसाब से इधिका में इतना घमंड इसी वजह से था क्योंकि वसुधा उस पर कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रही थी और उनकी वजह से आकर्ष भी मजबूर हो गया था। वसुधा ने आयशा की तरफ देखा तो वह आगे बोली, मिस्टर आकर्ष राजवंश इस वक्त हॉस्पिटल में है और इधिका की देखभाल कर रही हैं।
अगर रिपोर्टर्स से उन्हें वहां देख लिया तो उन्हें यही लगेगा कि इधिका और उनके बीच कोई रिलेशन है। फिर बात सीधे सीधे राजवंश एम्पायर पर आएगी और इसका असर बिजनेस पर भी पड़ेगा। वसुधा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम रिपोर्टर्स को फोटोज वायरल नहीं करने देंगे। वसुधा ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और आकर्ष को कॉल किया। दूसरी तरफ से आकर्ष ने भी कॉल रिसीव कर लिया था। वसुधा ने उसके कॉल रिसीव करते ही जल्दी से कहा, तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? कहीं वहां आसपास कोई रिपोर्टर तो नहीं है ना? आपको इस बारे में कैसे पता? आकर्ष ने हैरानी से पूछा। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। फिलहाल हमारी प्राइवेसी पर बात नहीं आनी चाहिए। अपने मैनेजर को बोलो सिक्योरिटी बढ़ाए ताकि कोई भी रिपोर्टर फोटो क्लिक करके वायरल ना कर सके, वसुधा ने सख्ती से कहा। वसुधा की बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर इविल स्माइल थी। बात जब इज्जत पर आई थी तब वसुधा ने भी राजवंश फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। यह सोचकर उसको खुशी महसूस हो रही थी। आयशा की खुशी चंद पलों की थी, क्योंकि वसुधा के अगले शब्द सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वसुधा ने आकर्ष को डांटते हुए कहा, किसी भी रिपोर्टर को बहू की फोटो मत लेने देना। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत मायने रहती है। कल को मामला सुलझ भी जाएगा, लेकिन अगर उसकी फोटोज वायरल हो गई तो पूरे शहर में लोग उसके बारे में बातें बनाएंगे और यह मुझे कतई गवारा नहीं है। उनकी बातें सुनकर आयशा हैरान रह गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह इधिका के परवाह कर रही थी। इसके बाद वसुधा ने हल्के गुस्से में आकर्ष पर चिल्लाकर कहा, और तुम? इतना सब कुछ हो गया और इस बारे में मुझे दूसरों से पता चल रहा है। खबरदार, जो मेरी बहू को अकेला छोड़ा है। मैं उससे मिलने नहीं आ सकती हूँ, लेकिन तुम उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे। अपनी सारी मीटिंग्स और काम को एक बार के लिए साइड रखो और उसका ख्याल रखना। आयशा वहां खड़ी उनकी बातें हैरानी से सुन रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी गार्ड ने कहा, मैडम आप खुद बाहर जाएंगी या हमें धक्के मार कर निकालना पड़ेगा? आयशा ने कुछ नहीं कहा और बाहर जाने लगी। गार्ड्स भी उसके पीछे जा रहे थे। आयशा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वसुधा का सहारा लेकर आकर्ष और इधिका को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बुरी तरह नाकामयाब रही। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वसुधा से बात करने के बाद आकर्ष अपनी नाक पर उंगली घुमा रहा था। उसने वसुधा से बात कर ली थी, लेकिन उनकी बातें आकर्ष के कानों में गूंज रही थी। वसुधा ने कॉल खत्म करने से पहले आकर्ष से कहा था, और मेरी बात कान खोल कर सुनो। ऐसे मौकों पर लड़कियों की सहारे की ज्यादा जरूरत होती है। आज तुम मेरी बहू को अकेले नहीं छोड़ोगे। कमरे में सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है। उसके साथ बेड पर उसे हक करके सोना उसे अच्छा लगेगा। आकर्ष ने इधिका की तरफ देखा। फिर अचानक उसकी नजर बेड पर गई। पूरे कमरे में वो एक ही बेड था जिस पर 2 लोग फिट हो सकते थे। वसुधा ने जो कहा था वो सोचकर ही उसके गाल लाल हो रहे थे और दिल की धड़कनें तेज होने लगी। आकर्ष तुरंत ही अपने ख्यालों से बाहर आ गया था। एक ही बेड पर इधिका के साथ में हक कर सोते हुए खुद को इमेजिन करके ही उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी और वो इधिका के सामने नॉर्मल बिहेव करना चाहता था। आकर्ष ने इधिका से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा। ठीक है, इधिका ने जवाब दिया। वो बेड पर आराम कर रही थी। जैसे ही आकर्ष दरवाजे के पास पहुंचा उसने इधिका की तरफ देखा और उसकी तरफ पलटकर बोला, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। डिनर साथ में करेंगे। इधिका उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि यहाँ पर वसुधा नहीं थी जिसके लिए उसे ये दिखावा करना पड़े। वो उसे कहना चाहती थी कि अगर उसके पास ज्यादा काम है तो वह उसके लिए परेशान ना हो। लेकिन आकर्ष की केयर देखकर वो मना नहीं कर पाई और उसने हाँ में सिर हिला दिया।
इधिका को लगा आकर्ष के जाने के बाद वो बोर हो जाएगी, लेकिन गौतम और नैना कियारा के साथ उससे मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ उसका अच्छा टाइम बिता। वहीं दूसरी तरफ राघव वापस दिल्ली पहुंच चुका था। गौतम मित्तल जब भी इधिका को देखते तो उन्हें अपनी मैडम मर्चेंट की याद आ जाती है और वो खुद को रोक नहीं पाए। गौतम ने तुरंत राघव को मैसेज करते हुए लिखा, मेरे स्टडी रूम में जाओ। वहां लेफ्ट साइड में जो अलमीरा है वहां एक एल्बम में मेरी मैडम मर्चेंट के साथ में एक फोटो है। 5वें या 6ठे पेज पर होगी। मुझे अभी उसे क्लिक करके भेजो। उस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड किसी पार्टी का है। ठीक है, राघव ने जवाब दिया। गौतम ने यह मैसेज उनके फैमिली ग्रुप में भेजा था। मैसेज को देखकर नैना ने उसकी तरफ देखा। उसे गौतम पर अफसोस हो रहा था क्योंकि वह अभी भी इस बात को साबित करने में लगा था कि राधिका इधिका की मां है। जल्द ही राघव ने फोटो ढूंढकर भेज ली थी, लेकिन फोटो धुंधली होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। गौतम निराश हो गए थे तो राघव ने आगे लिखा, आजकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है। मैं इस फोटो को फिर से बनवा कर दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं उस औरत से पिछले 20 साल से नहीं मिला हूँ, इसलिए मुझे उनका चेहरा याद नहीं है। तुम ऐसा कर दोगे तो सच में एक एहसान की तरह होगा, गौतम ने जवाब दिया। राघव ने फिर से फोटो बनाने के लिए हाँ कह दी थी। इससे गौतम काफी खुश हो गए। शाम के करीब उन्हें वापस जाना था, लेकिन कियारा का वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। कियारा ने जाने से पहले इधिका से कहा, रात को डिनर अकेले करना एक अलग ही फीलिंग देता है। यह आपको अकेलेपन का एहसास कराता है। क्या आप श्योर है कि आप अकेले डिनर करना चाहती है, मिस सिंघानिया? हाँ, बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, इधिका ने जवाब दिया। वो डिनर अकेले नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसे तो आकर्ष के आने का इंतजार था। इधिका का हालचाल पूछने के बाद मित्तल फैमिली वहां से जा चुकी थी। इधिका ने टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। उन सब के जाते ही वार्ड बिल्कुल खाली हो गया था और उसे आकर्ष की याद आ रही थी। अचानक किसी के कदमों की आहट हुई और दरवाजा खोलने की आवाज आई तो इधिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने जल्दी से अपने बालों को सही किया, लेकिन दरवाजे पर पृथ्वी आया था। उसने इधिका से कहा, सॉरी मिस सिंघानिया, मिस्टर राजवंश एक मीटिंग में अटक गए हैं और वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। उन्होंने आपके लिए डिनर लाने के लिए कहा है। हाँ, इधिका ने जवाब दिया। हालांकि इधिका को दिल ही दिल में बहुत बुरा लग रहा था। इधिका ने अकेले ही डिनर किया और फिर सोने के लिए चली गई। अगले दिन का इन्फ्यूजन अर्ली मॉर्निंग लेने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार थी। सामान न होने की वजह से इधिका को पैकिंग भी नहीं करनी पड़ी। वहां से निकलने से पहले इधिका ने अपने रूम की खिड़की के बाहर से देखा तो कुछ रिपोर्टर्स अभी भी कैमरे के सामने खड़े थे। उन्हें देखकर इधिका ने आईज रोल करके कहा, आयशा का सच साबित करने तक मुझे इनसे बच के रहना पड़ेगा। वैसे भी इन्होंने मेरी इमेज खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इधिका ने आकर्ष के आने का इंतजार नहीं किया और पृथ्वी के जरिए आकर्ष के भेजे हुए गार्ड्स को इन्फॉर्म करने के बाद वो हॉस्पिटल के पिछले गेट से घर के लिए निकल गई थी। इधिका ने एक टैक्सी ली और अपने घर पहुंची। टैक्सी से बाहर निकलकर उसने मास्क लगाया और चाबी से दरवाजा खोलने वाली ही थी कि तभी कोई अचानक उसके पास से कूदकर बाहर आया। मिस सिंघानिया, तुम तो पूरी तरह ठीक हो चुकी हो। फिर तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जमानत तो बीमारी बोलकर हुई थी ना? वो भी शायद कुछ घंटे के लिए थी। वह प्रिंस था। प्रिंस काफी चालाक था। उसे पता था कि इधिका हॉस्पिटल से सीधा घर आएगी, इसलिए वो पहले से वहां पर तैयार बैठा था। इधिका ने नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? प्रिंस अपना कैमरा चालू करते हुए बोला, आजकल इंटरनेट से कुछ नहीं छुपा हुआ होता,
कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा एड्रेस ऑनलाइन रिवील कर दिया। यह मत सोचना कि तुम कानून से बच पाओगी। इधिका ने गहरी सांस ली। वो समझ गई थी कि प्रिंस किन अच्छे लोगों की बात कर रहा है। वो जरूर आयशा ही होगी जिसने उसका एड्रेस लीक किया था। प्रिंस ने कैमरा उस पर करते हुए कहा, आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि अब आप बिल्कुल ठीक है, तो आप मेरे सवालों के जवाब भी दे सकती हैं। मामला अभी सुलझा नहीं है तो मैं सामने से कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। उम्मीद है कि आप पुलिस पर यकीन करेंगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे, इधिका ने जवाब में कहा। इधिका ने भी दरवाजा खोला और अंदर जाने की कोशिश की तो प्रिंस उसके सामने आ गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। इधिका गुस्से में तेज आवाज में बोली, अपनी लिमिट में रहो प्रिंस। रिपोर्टर्स भी अपनी लिमिट में रहकर रिपोर्टिंग करते हैं। किसी को यह हक नहीं होता कि वो सामने वाले व्यक्ति के साथ बदतमीजी करें। तुम्हें एहसास भी है कि तुम मेरा रास्ता रोककर मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो। मैं पुलिस बुला लूंगी। उसका इतना नॉलेज देखकर प्रिंस हैरान रह गया। वो साइड में हट गया। उसके बाद इधिका ने अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वो हैरान रह गई। वहां कुछ भी पहले जैसा नहीं था और सब गड़बड़ लग रहा था। CH-102 आकर्ष प्रोटेक्ट्स इधिका अगेन। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के बाद इधिका अपने घर पर आई। वहां प्रिंस पहले से मौजूद था और उसे अंदर जाने से रोक रहा था। इधिका ने उसके साथ थोड़ी बहुत बहस की और फिर अपने घर के अंदर चली गई। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसने देखा वहां कुछ भी पहले की तरह नहीं था। इधिका ने देखा कि उसका सारा सामान बड़े बड़े कार्टन्स में पैक करके रखा हुआ था और वहां पर उसका मकान मालिक खड़ा था, जो दिखने में छोटे कद का मोटा आदमी था। उसने अपने पेट पर हाथ घुमाया और इधिका की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, तुम बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आई हो। अब अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। लेकिन क्यों? मैंने आपको एडवांस में किराया दिया हुआ है। इधिका ने हैरानी जताते हुए पूछा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें किराए पर ये घर नहीं दे सकता हूँ। लोगों को इस घर का पता मालूम हो गया है। ऊपर से तुमने किसी का खून किया है। तुम तो यहाँ से जेल चली जाओगी। फिर बाद में इस घर को कोई किराए पर नहीं लेगा और बेचने में भी दिक्कत होगी। मैं कुछ नहीं जानता। तुम निकलो यहाँ से। मकान मालिक गुस्से में उसके पर चिल्लाकर बोला। इधिका ने गहरी सांस दी और सख्ती से कहा, पुलिस को अभी सबूत नहीं मिले हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने किसी का खून किया है? उन्हें सबूत मिल गए हैं और इंटरनेट पर सब कुछ वायरल हो गया है। सबको पता है कि तुमने ही उसे मारा है और फिर बीमारी का बहाना बनाकर बाहर भागना चाहती हो। मकान मालिक ने जवाब दिया। अच्छा, तो अब नेटिजन्स इस बात को डिसाइड करेंगे कि किसने किसको मारा है। फिर सजा भी वही देंगे। कानून और न्याय जैसा तो इस देश में कुछ है ही नहीं। इधिका ने कंधे उचका कर कहा। इधिका सही थी। फिर भी मकान मालिक उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने इधिका का सामान उठाया और बाहर फेंकना शुरू कर दिया। वो उस पर चिल्लाकर बोला, मैंने तुम्हें बहुत आराम से यहाँ से निकलने को कहा था, लेकिन अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। तमाशा मत बनाओ और निकलो यहाँ से। सामान फेंकते समय इधिका ने देखा कि एक फोटो फ्रेम बाहर निकल कर आ गया है। वो उसकी और राधिका की तस्वीर थी और उस फोटो में वो लगभग 11 साल के आसपास थी। इधिका के पास ये फोटो पिछले 12 सालों से थी, लेकिन अब फोटो फ्रेम टूटने की वजह से उसका कांच फोटो के अंदर 1-2 छेद कर चुका था। इधिका ने गुस्से से मकान मालिक की तरफ देखा, तभी 7-8 रिपोर्टर वहां आ गए और उन सबको घेर लिया था। उन सब ने अपने अपने माइक इधिका के सामने कर दिए और एक साथ जल्दी जल्दी सवाल पूछने लगे। मिस सिंघानिया, हम जानते हैं कि आपसे ये सब गलती से हुआ है, लेकिन आप ऐसे भागना क्यों चाहती है?
सच को स्वीकार कीजिए, एक ने कहा। फिर दूसरा बोला, हमने देखा कि आपने विक्टिम के बेटे को पैसे देने की कोशिश की थी। क्या उसे पैसे खिलाकर आप ये केस दबाकर ये देश छोड़कर जाना चाहती है? वो सब इधिका से अलग अलग सवाल पूछ रहे थे। इधिका ने उन सबको इग्नोर किया और फोटो उठाने लगी। तभी एक रिपोर्टर आगे आ गया और उसने उस फोटो पर अपना पैर रख दिया था। उसके ऐसा करने पर इधिका ने सर्द निगाहों से रिपोर्टर की तरफ देखा। साइड हट जाओ, इधिका ने सख्त आवाज में कहा। इस वक्त उसका ओरा काफी खतरनाक लग रहा था। रिपोर्टर ने नीचे की तरफ देखा तो उसकी नजर तस्वीर के ऊपर गई। उसने जानबूझकर अपना पैर नहीं हटाया और इधिका की तरफ देखकर कहा, तो ये आपकी फैमिली फोटो है और आप अकेली नहीं है। अगर आपके पास फैमिली है तो उसके खोने का दर्द भी आप समझती होगी। अगर आपके अंकल ने आपसे पैसे मांगे थे तो आपके पास पैसे नहीं होने की वजह से आप मना कर सकती थी। इस तरह मारना सही नहीं था। वो रिपोर्टर अब बदतमीजी पर उतर आया था। इस बीच प्रिंस अंदर आया और उसने देखा कि रिपोर्टर ने जानबूझकर इधिका की फैमिली फोटो पर पैर रख रखा है तो वो उस पर सख्ती से तेज आवाज में बोला, अपना पैर हटाओ और मिस सिंघानिया को फोटो लेने दो। तुम किसी को इस तरह गुनाह कबूल करने के लिए धमका नहीं सकते हो। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। तुम ज्यादा संत बनने की कोशिश मत करो। मैं बस इससे कुछ सवाल जवाब पूछ रहा हूं और इसे मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। जब तक ये मेरे सवालों के जवाब नहीं देगी, मैं अपने पैर नहीं हटाऊंगा। रिपोर्टर ने बदतमीजी करते हुए कहा। ये सब इधिका की बर्दाश्त से बाहर था। वो खड़ी हुई और उसने रिपोर्टर को धकेल दिया था। रिपोर्टर के पैर हटते ही इधिका ने जल्दी से फोटो हटाई तो उसने देखा कि उस पर मिट्टी लगने की वजह से वो खराब हो चुकी थी। इधिका की इस हरकत पर वो रिपोर्टर चिल्लाकर बोला, अब एक मर्डरर दूसरों को मारने पीटने पर उतर आई है। उसने नजर उठाकर इधिका की आंखों में देखा तो उसे एक अलग ही सनक दिखाई दे रही थी। इधिका बहुत ज्यादा गुस्से में थी। रिपोर्टर ने फायदा उठाते हुए कहा, देखा, इसकी आंखें साफ बता रही है कि इसी ने खून किया है। ये किसी हत्यारे की ही आंखें हो सकती है। इतनी डरावनी, इतना गुस्सा। इधिका ने फोटो उठाने के बाद टूटे हुए फ्रेम का नुकीला कांच का टुकड़ा उठाया और रिपोर्टर की तरफ घूर कर देखने लगी। वो भौहें उठाकर बोली, मैं तुम्हें एक हत्यारे जैसी लगती हूँ तुम्हें? जानबूझकर किसी का खून करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मर्डर किया है या फिर एक से ज्यादा। सजा एक ही होगी और वो है मौत की सजा। इधिका का ये नया रूप देखकर रिपोर्टर्स डर गए थे और कुछ कदम पीछे हट गए। फिर इधिका ने अपने मकान मालिक की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी डर से पसीने की बूंदें आ गई थी। मकान मालिक कांपती आवाज में बोला, तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने का सोच रही हूँ? इधिका ने उसे घूरते हुए पूछा। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम काफी सालों से इस घर में रह रही हो। हमारे बीच का संबंध भी अच्छा है। तुम हमेशा टाइम पर किराया देती हो। तुम यहाँ रह सकती हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मकान मालिक ने डरते हुए कहा। वो बेचारा इतना घबरा गया था कि इधिका का सामान उठाकर जल्दी जल्दी वापस अंदर रखने लगा था। इधिका ने मकान मालिक को ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने शुरुआत में उसे काफी कम पैसों पर ये मकान किराए पर दिया था। कई बार पैसे नहीं होने की वजह से वो किराया भी नहीं दे पाती थी। फिर भी उसने उसे बाहर नहीं निकाला था। इधिका ने एक नज़र रिपोर्टर्स की तरफ देखा जो डरकर साइड में हो गए थे। इधिका बाहर गई और सूटकेस लाने लगी। तभी उसकी मुलाकात मालविका से हुई, जो अभी अभी जमानत पर बाहर आई थी। मालविका ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, बहुत अच्छा इधिका सिंघानिया, अब तो तुम लोगों को मारने की धमकी देने लगी हो। अपने अंकल को तो मार ही दिया।
अब अपनी माँ को भी मार दो, जिसने एक ऐसी एहसान फरामोश कातिल लड़की को जन्म दिया। मालविका ने इधिका का हाथ पकड़ा और रिपोर्टर की तरफ देखकर चिल्लाकर रोने लगी। इस लड़की ने सबसे छुपाकर पीएचडी की डिग्री ले रखी है। मैंने ही इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इसके अंकल ने इससे कुछ पैसे ही तो मांगे थे। इसके पास पैसे थे, फिर भी उसने उन्हें पैसे नहीं दिए और उल्टा उसे जान से मार डाला। ये लड़की नहीं, एक हैवान है और मैं इसे मार डालूंगी। मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुम पर एहसान किया, फिर भी तुमने ऐसा किया। इधिका ने मालविका का हाथ झटका और सख्त आवाज में बोली, हमारे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। याद है ना, आपने ही कहा था कि मैं शादी कर लूं और आयशा का रास्ता साफ कर दूं ताकि वो आराम से नक्श से शादी कर ले। मैंने आपकी बात मानी। उसके बाद हिसाब बराबर है। न आपका मेरे ऊपर कोई एहसान है और ना ही मेरा आप पर कोई कर्ज। इधिका मालविका को साइड हटाकर अंदर जाना चाहती थी, लेकिन मालविका ने उसके हाथ से कांच का टुकड़ा छीन लिया। मालविका इधिका पर कांच के टुकड़े से वार करना चाहती थी, लेकिन इधिका ने उसे धकेला तो उसी के हाथ पर चोट लग गई। मालविका ने फिर से तमाशा लगाते हुए कहा, अरे देखो, अपने मामा को तो मार ही दिया, अब अपनी माँ को भी मारने पर उतर आई है। ये लड़की मेरी जान लेना चाहती है। इधिका के हाथ में अब वो कांच का टुकड़ा नहीं था तो रिपोर्टर को उससे कोई डर नहीं था। वो वापस उसकी तरफ बढ़ने लगे और अपना कैमरा चालू कर लिया था। वो इधिका को बार बार अलग अलग सवाल पूछने लगे। मालविका का ड्रामा देखने के बाद वो सब भी यही कह रहे थे कि मालविका एक गरीब माँ थी। इसी वजह से इधिका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मालविका यह तमाशा लगाकर बहुत खुश हो रही थी। तभी इधिका ने सख्त आवाज में कहा, अच्छा, अगर मैं इतनी बुरी होती तो आशीष अंकल का बेटा आकर मेरे पक्ष में गवाही देने के लिए कभी नहीं कहता। आप लोगों को सच का पता नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे बारे में झूठ फैलाएं। इतना कहकर इधिका वहां से जाने को हुई। रिपोर्टर ने उसे फिर से घेर लिया, लेकिन इधिका इतना गुस्सा थी कि वो उन्हें धकेलने लगी थी। गुस्से में इधिका एग्रेसिव हो रही थी। वो कुछ ऐसा वैसा करती उससे पहले प्रिंस ने उसे सतर्क करते हुए कहा, मिस सिंघानिया, कैमरा चालू है, कुछ भी ऐसा वैसा मत कीजिएगा, वरना सब रिकॉर्ड हो जाएगा और लोग यही समझेंगे कि अपने अंकल को मारने के बाद आप अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रही थी। इधिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में कुछ भी कहे। मालविका और आयशा उसे इतना सब कुछ सुना चुकी थी और इतना बुरा कह चुकी थी कि उसे अब बाकी लोगों के कुछ भी कहने या करने से फर्क नहीं पड़ता था। इधिका ने प्रिंस की बातों को इग्नोर किया। वो गुस्से में किसी पर हाथ उठाती उससे पहले एक तेज और सख्त आवाज आई, सब यहीं पर रुक जाओ। ये आकर्ष था। उसने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और इस वक्त अपनी मीटिंग से आ रहा था। आकर्ष के चेहरे के भाव सर्द थे। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और वो इधिका की तरफ बढ़ने लगे। उन सब ने रिपोर्टर्स को इधिका से पूरी तरह दूर कर दिया था। आकर्ष काफी सारे बॉडीगार्ड के साथ आया था, जिन्हें देखकर रिपोर्टर्स के साथ साथ मालविका भी घबरा गई थी। प्रिंस आगे आया और उसने कहा, मिस्टर राजवंश, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आप सब लोग मिस सिंघानिया के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और उन्हें उकसाने पर मजबूर कर रहे हैं। आकर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, ये बस एक नॉर्मल सा इंटरव्यू है। प्रिंस ने जवाब दिया। नॉर्मल सा इंटरव्यू? आकर्ष ने भौहें उठाकर कहा, ठीक है, फिर मैं अपनी लीगल टीम को यहाँ बुला लेता हूँ और पूछता हूँ कि ये इंटरव्यू कितना नॉर्मल था। किसी के पास आकर्ष की बात का जवाब नहीं था। आकर्ष सीधा इधिका के पास गया। उसे किसी का डर नहीं था। उसने एक हाथ में इधिका का सूटकेस उठाया तो दूसरे हाथ से इधिका की कलाई को सख्ती से पकड़ लिया था। आकर्ष इधिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया था।
बाहर आकर इधिका को ऐसे लग रहा था जैसे वो खुले आसमान में खुलकर सांस ले पा रही हो। फिर अचानक इधिका को आकर्ष का ख्याल आया तो वो धीरे से बोली, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो रिपोर्टर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन तुमने खुद को देखा है कि तुम उनको मारने पर उतर आई थी। अगर ऐसा होता तो हर कोई फिर से तुम्हें क्रिटिसाइज करने लगता। आकर्ष ने जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे। इधिका ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि किसी को भी हक नहीं है तुम्हें कुछ भी गलत कहने का। आकर्ष ने सख्ती से जवाब दिया। आकर्ष की बातें सुनकर इधिका एक पल के लिए चौंक गई क्योंकि किसी भी इंसान को अपने बारे में गलत नहीं सुनना चाहिए, लेकिन इधिका अपने बारे में इतना सब कुछ सुनकर उसकी आदी हो चुकी थी। आकर्ष उसकी परवाह कर रहा था। अचानक इधिका हंस पड़ी। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? आकर्ष ने हैरानी से पूछा। बस यही सोच रही हूँ कि माहिर और आयशा इस वक्त क्या कर रहे होंगे। मुझे कैसे भी करके उनका पर्दाफाश करना है। इधिका ने जवाब दिया। इधिका की बातों से साफ था कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। आकर्ष और इधिका बातें करते हुए आकर्ष की गाड़ी के पास आ चुके थे। उनके पास आते ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर वसुधा बैठी हुई थी। वसुधा की नज़र सीधे आकर्ष और इधिका के हाथों की तरफ गई, जिन्होंने अभी भी एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उन्हें देखकर वसुधा शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, वेरी गुड लड़के, अब तुम्हें खुलेआम अपनी पत्नी का हाथ पकड़ने में शर्म तो नहीं आती ना? वसुधा के कहते ही उन दोनों को एहसास हुआ कि उनके हाथ अभी भी एक दूसरे के हाथों में थे। उन्होंने तुरंत एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। इधिका ने महसूस किया कि उसका हाथ गर्म हो गया था। वसुधा का ध्यान भटकाने के लिए इधिका ने पूछा, दादी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ अपनी बहू को घर ले जाने के लिए आई हूँ, वसुधा ने जवाब दिया। इधिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी वसुधा ने आगे कहा, हाँ, अब अपनी बहू को मुसीबत में तो नहीं छोड़ सकती ना। मैं हॉस्पिटल में बोर हो गई थी तो सोचा घर चलती हूँ। यहाँ भी इतना सब कुछ हो गया तो तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। चलो मेरे घर पर चलो और मेरे साथ रहो, अपने पति के साथ रहो। इधिका का चेहरा देखकर साफ नजर आ रहा था वो मना करने वाली है। तभी वसुधा ने कहा, अगर तुम मेरे साथ में घर नहीं चली तो फिर मैं वापस हॉस्पिटल में सेटल हो जाऊंगी और तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल में रहना होगा। इधिका को ऑकवर्ड ना लगे इसलिए आकर्ष ने कहा, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये रिपोर्टर्स काफी जिद्दी है। फिलहाल के लिए चले भी गए तो बाद में वापस आ जाएंगे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता तो आपको हमारे साथ घर चलना चाहिए। इधिका ने बिना कुछ कहे उनकी बात पर हामी भरी। वैसे भी अब ज्यादा वक्त नहीं था जब माहिर का सच सामने आने के बाद उसे पुलिस अरेस्ट करने वाली थी। थोड़े टाइम के लिए उसे आकर्ष और वसुधा के साथ उनके घर रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आयशा ने इधिका को अपने रास्ते से हटा दिया था। अब बारी थी नक्श को वापस हासिल करने की, जो कियारा और राघव मित्तल के आगे आयशा का सच आने के बाद से ही उससे बात नहीं कर रहा था। इसके लिए आयशा राजवंश विला पहुंची। इधिका भी वही आ रही थी तो एक और बड़ा धमाका होने को तैयार था। CH-103 चालबाज आयशा। इधिका के घर का एड्रेस ऑनलाइन लीक होने की वजह से वहां काफी सारे रिपोर्टर्स पहुंच चुके थे। मालविका की भी जमानत हो गई तो वो उन सब के सामने इधिका को नीचा दिखा रही थी। इन सब के बीच आकर्ष वहां पहुंचा और उसने इधिका को सबसे बचाया। आकर्ष इधिका को अपने घर ले जाना चाहता था, वसुधा भी उसी के साथ थी। पहले इधिका ने मना किया, लेकिन आकर्ष और वसुधा के इंसिस्ट करने पर वो मना नहीं कर पाई। इधिका उन दोनों के साथ राजवंश विला में पहुंची। घर के आगे एक बड़ा सा पार्किंग एरिया था। उसे पार करने के बाद वो वसुधा के विला की तरफ गाड़ी में ही जा रहे थे। हालांकि इधिका वहां पहले भी आ चुकी थी,
लेकिन उसने आज से पहले इतना बड़ा और शानदार घर नहीं देखा था। इधिका को अब समझ आ रहा था कि क्यों आयशा नक्श से शादी करने के लिए इतना डेस्परेट हो रही थी। गाड़ी घर के में विला के आगे जाकर रुकी, जहां से इधिका और आकर्ष ने वसुधा की बाहर निकलने में मदद की। वो उन्हें लेकर लिविंग रूम की तरफ ले जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वहां आयशा और नक्श मौजूद थे। आयशा नक्श को मनाने की कोशिश कर रही थी। आयशा ने नक्श का हाथ पकड़कर कहा, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसे इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है। मैंने मित्तल फैमिली से माफी मांग ली है और मेरी मॉम के उनके साथ रिलेशंस होने की वजह से वो इस बात को भूलने के लिए तैयार भी है। किसी को कुछ पता नहीं चला। नक्श ने उसका हाथ झटक दिया था। वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था तो आयशा उसके घर तक चली आई थी। आयशा की हरकतों पर नक्श उस पर चिल्लाता उससे पहले उसने देखा कि इधिका वहां आकर्ष के साथ आ रही थी। उसे देखते ही नक्श ने तेज आवाज में कहा, इधिका तुम यहाँ मेरे घर पर क्या कर रही हो। आकर्ष को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। उससे पहले ही वसुधा ने उसे झिड़कते हुए कहा, मेरी बहू मेरे साथ रहने के लिए आई है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। बहू, नक्श ने हैरानी से कहा। आयशा ने सफाई देते हुए कहा, लगता है बड़ी दादी ने फिर से इधिका को आकर्ष चाचू की पत्नी समझ लिया है। नक्श ने सख्त निगाहों से आकर्ष और इधिका की तरफ देखा, जो बिल्कुल पास पास खड़े थे। उन दोनों को साथ देखकर नक्श को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी नजरों को समझते हुए आकर्ष ने कहा, मिस सिंघानिया यहाँ हमारी गेस्ट है और कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेगी। उम्मीद है कि कोई इन्हें यहाँ परेशान नहीं करेगा। इधिका राजवंश विला में रहने वाली थी। ये सुनकर आयशा ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली थी। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। आयशा ने तुरंत अपनी राय रखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इधिका का यहाँ रहना सही होगा। उस पर एक मर्डर का आरोप लगा है। अगर किसी को पता चलेगा तो उन्हें यही लगेगा कि आप लोग उसे सबसे छुपा रहे हो और इससे कंपनी के स्टॉक्स पर फर्क पड़ेगा। आकर्ष ने सर्द निगाहों से आयशा की तरफ देखकर उसी अंदाज में कहा, और राजवंश एम्पायर के स्टॉक्स के बारे में सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है। आकर्ष ने अपनी पहली लाइन में आयशा का उसको जवाब दे दिया था। आयशा को काफी इंसल्ट फील हो रहा था। तभी नक्श ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और आयशा इस बारे में क्यों ना सोचे। वो इस घर की होने वाली बहू है और मेरी मंगेतर। इस नाते अगर वो हमारा कुछ अच्छा सोच रही है तो इसमें गलत ही क्या है। आयशा इतने दिनों से नक्श को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो अब तक उसे इग्नोर ही कर रहा था। लेकिन अब इधिका को जलाने के लिए उसने फिर से आयशा को अपनी मंगेतर बताया। आयशा इतनी भोली नहीं थी कि वो कुछ समझ ना सके। वो इधिका के बहाने नक्श को कंट्रोल कर रही थी। आयशा अपनी राय रखने वाली ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने बिना सोचे समझे मोबाइल निकाला तो ये माहिर का कॉल था। ये वक्त उसके और नक्श के रिश्ते के लिए बहुत जरूरी था, तो वो माहिर का कॉल कैसे ले सकती थी। उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। आयशा ने आकर्ष से कहा, चाचू। आयशा ने इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोला था कि आकर्ष सख्ती से बोला, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है तो तुम मुझे मिस्टर राजवंश कहोगी तो ज्यादा सही रहेगा। आकर्ष बार बार आयशा की इंसल्ट कर रहा था। आयशा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मिस्टर राजवंश, मैं इधिका की दुश्मन नहीं हूँ। मैं बस प्यार के वैसे सोच रही हूँ। इन सब से राजवंश एम्पायर की इमेज काफी खराब होगी। स्टॉक काफी अच्छे जा रहे हैं। ऐसे में इन सब से दूर रहना ही सही रहेगा। आप। आयशा की बात एक बार फिर से अधूरी रह गई क्योंकि उसके मोबाइल पर फिर से माहिर का कॉल आने लगा। आयशा ने जल्दी से कॉल काट दिया था, पर माहिर उसे बार बार कॉल कर रहा था। इससे नक्श इरिटेट हो गया। नक्श ने सख्त लहजे में कहा, पहले अपना कॉल रिसीव करो। आयशा ने बिल्कुल धीरे से बुदबुदाकर सॉरी कहा और फिर कॉल उठाकर सीधे बोली, देखो फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यहाँ रिपोर्टर मुझे घेर कर बैठे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। ऊपर से मालविका आंटी भी न जाने यहाँ कहाँ से आ गई और वो मुझे गालियां दे रही है। वो तो तुम्हारी सारी बातें मानती है ना, तो चुपचाप यहाँ आओ और उसे यहाँ से लेकर जाओ।
माहिर ने एक सांस में अपनी बात कह दी थी। आयशा को समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने एक नज़र नक्श के चेहरे की तरफ देखा, जो इतने दिनों में पहली बार उससे ठीक से बात कर रहा था, लेकिन वो माहिर को भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। आयशा ने नक्श से धीरे से कहा, नक्श मैं बस 2 मिनट में इस कॉल को अटेंड करके आती हूँ। आयशा जल्दी से बाहर चली गई थी। उसके जाते ही इधिका और आकर्ष ने एक दूसरे की तरफ देखा। आकर्ष ने अपना मोबाइल निकाला और एयरपोर्ट्स का एक हिस्सा इधिका को दे दिया और दूसरा अपने कान में डाल लिया। इधिका और आकर्ष माहिर और आयशा के बीच की बातों को सुनने लगे। बाहर आते ही आयशा माहिर चिल्ला पड़ी, जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं एक जरूरी काम में फंसी हुई हूँ, फिर तुम क्यों बार बार मुझे कॉल कर रहे हो? 2-4 बातें नहीं सुन सकते तुम लोगों की? हाँ, नहीं सुन सकता हूँ। माहिर गुस्से में फट पड़ा था। तुम्हें नहीं पता कितना बुरा लगता है जब तुम्हारे साथ रहने वाले और पढ़ने वाले तुम्हारी गॉसिप करें। कैंटीन में जाता हूँ तो लोग खाना तक नहीं देते हैं, चैन से जीने नहीं दे रहे हैं मुझे। मुझसे ये सब नहीं झेला जाएगा। माहिर ने गहरी सांस ली और फिर थोड़ा नरमी से कहा, चलो ना यहाँ से भाग चलते हैं आयशा। किसी ऐसे शहर में चलते हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा। वहाँ हम दोनों प्यार से रहेंगे। माहिर की बात सुनकर आयशा ने अपना आपा खो दिया था। उसने गुस्से में लेकिन दबी आवाज में कहा, बस करो माहिर। मेरी एक अच्छी खासी लाइफ है जिसे मैं छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्या तुम मुझे यही लग्जरियस लाइफ वहां दे पाओगे? उनकी बातें सुनकर इधिका के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसे लगा था कि माहिर और आयशा के बीच झगड़ा होने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन उन्होंने तो एक दिन भी नहीं निकाला था और एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ने लगे थे। वहीं आयशा की बात सुनकर माहिर ने जवाब में कहा, तो अब तुम्हें लग्जरियस लाइफ बितानी है? तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगा, फिर भी तुम मेरे करीब आई। मैं तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें अच्छी लाइफ मिल भी नहीं सकती है। तुम्हें पता है ना कि तुम किसी और की जिंदगी जी रही हो। जिस ऐशो आराम की जिंदगी को तुम छोड़ नहीं सकती वो तो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। तुमने इधिका से उसका सब कुछ चुरा लिया। माहिर की बात सुनकर आकर्ष और इधिका ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर आयशा इधिका से क्या चुरा सकती है? ये चीज उन्हें समझ नहीं आई। अचानक उन्हें फिर से आयशा की आवाज सुनाई दी जो चिल्लाकर बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ? मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया आयशा सिंघानिया, माहिर उसे चैलेंज करते हुए बोला। माहिर अपना आपा पूरी तरह से खो चुका था और वो आयशा की गलतियां गिनवाते हुए बोला, तुमने इधिका से उसका सब कुछ चुराया है। पहले तुमने डॉक्टर मर्चेंट का नाम लेकर उसका प्रोजेक्ट चुराया। उसके बाद जब मित्तल फैमिली की बात आई तो तुमने इधिका की मदद का क्रेडिट चुरा लिया। तुम्हें क्या लगता है नक्श तुमसे प्यार करता है? नहीं, वो डॉक्टर मर्चेंट के पीछे था और उससे पहले इधिका के। मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो माहिर दास, वरना अच्छा नहीं होगा। आयशा ने भड़कते हुए कहा, ये तो कुछ नहीं है। तुमने इधिका की इससे भी जरूरी चीज को चुरा लिया है। आयशा के रोकने के बाद भी माहिर ने कहा। आकर्ष और इधिका बुरी तरह कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच किस बारे में बातचीत चल रही है। चुप हो जाओ माहिर, आयशा ने इस बार प्लीडिंग वे में कहा। आयशा ने प्यार से बात की तो माहिर भी शांत हो गया था। उसने नरमी से कहा, ठीक है, मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। मैं मेहनत करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने की। तुम यहाँ से निकलकर एक कॉलेज ड्रॉप आउट के अलावा और कुछ नहीं रहोगे। क्या तुम मुझे वो पोजीशन दे पाओगे जो मुझे नक्श से शादी करने के बाद मिलेगी? समझो इस बात को माहिर, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। आयशा ने जवाब में कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा? माहिर ने उसे धमकाते हुए कहा। जाओ बता दो। आयशा ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है जो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? माहिर ने चौंकते हुए कहा।
आयशा ने इधर उधर देखा और फिर अपने बैग से एक वॉइस रिकॉर्डर निकला। उसने उसे प्ले कर दिया था। उसमें माहिर ने कहा था, आयशा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने अपने डैड को मार डाला है, अब वो तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं करेंगे। क्या? तुमने उन्हें मार डाला? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें जेल हो जाएगी। हमेशा की तरह आयशा ने मासूम बनते हुए उसे जवाब दिया था, मैंने इसका इल्जाम इधिका पर डाल दिया है। तुमने मुझे बताया था कि तुम इधिका और मेरे डैड की वजह से परेशान हो, तो तुम्हारी दोनों मुसीबतें मैंने एक साथ खत्म कर दी। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माहिर ने हड़बड़ा कर तेज सांसें लेते हुए कहा। रिकॉर्डिंग अचानक से बंद हो गई थी। उसके बाद आयशा ने कहा, अगर तुम मेरा राज सबके सामने लेकर आया तो बचोगे तो तुम भी नहीं। मुझसे ज्यादा खराब हालत तुम्हारी होगी। तुम जेल के पीछे सड़ोगे। आयशा तुम मेरे साथ में ऐसे नहीं कर सकती हो। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। माहिर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, किसी गलतफहमी में मत रहो। मैं सिर्फ खुद से प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारी फीस भरी क्योंकि तुम्हारे बाप ने मुझे मजबूर किया था। तुम जैसे लोग बस ब्लैकमेल करना जानते हो। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों का रिश्ता पहले की तरह रहे तो चुपचाप मेरी सारी बातें मानो, वरना अच्छा तो तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। आयशा ने काफी क्रूरता के साथ कहा और फिर कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इधिका ने अपना एयरपोर्ट निकालकर आकर्ष के हाथ में थमा दिया। जिस लम्हे का उसे बेसब्री से इंतजार था वो आ गया था। इधिका यही चाहती थी कि माहिर और आयशा के रिश्ते में दरार आ जाए, ताकि जब माहिर को अरेस्ट किया जाए तो वो आयशा के खिलाफ बयान देने से पहले एक बार भी ना सोचे। इधिका ने तुरंत क्रिस्टल को मैसेज भेजते हुए लिखा, अब तुम माहिर को अरेस्ट कर सकती हो। आकर्ष समझ गया था कि इधिका अब क्या करना चाह रही है। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से काफी बातें कर ली थी। दोनों के बीच में इतनी अच्छी तरीके से बन रही थी, ये देखकर नक्श हैरान था। उसे पहले ही शक था कि आकर्ष और इधिका के बीच में कुछ चल रहा है। ऊपर से आज इन दोनों को साथ देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। लेकिन इधिका को उसके पास होना चाहिए था, ये सोचकर गुस्से में नक्श ने अपने मुट्ठियां बांध ली थी। नक्श ने गहरी सांस ली और आकर्ष से बोला, चाचू आपकी वाइफ को कैसा लगेगा जब उन्हें आपके और इधिका के इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो? दादी इधिका को अपनी बहू समझ रही है, ये जानकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आकर्ष के चेहरे पर ना दिखने वाली हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने इधिका की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी है ना मिस सिंघानिया? हाँ मिस्टर राजवंश, मुझे भी यही लगता है। इधिका ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर जवाब दिया, जिसकी वजह से उसकी आंखें छोटी हो गई थी। उन दोनों के बीच कोई रिश्ता ना होकर भी एक अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, ये देखकर नक्श बुरी तरह जल भुन गया था। नक्श कुछ कहता उससे पहले आयशा बाहर से आते हुए बोली, मिस्टर राजवंश, मुद्दा ये नहीं है कि आपकी वाइफ को कैसा लगेगा। फिलहाल इधिका बहुत बड़े झमेले में फंसी हुई है। इसने रिपोर्टर पर हमला किया था और अपनी मां को मारने की कोशिश की थी। ऊपर से इसके ऊपर एक मर्डर का इल्जाम लगा हुआ है। ये वीडियो सब जगह वायरल हो रहा है। सब यही कह रहे हैं कि राजवंश फैमिली एक मर्डरर को पनाह दे रही है। आयशा ने अपना मोबाइल नक्श को दिया और उसमें लोगों के कमेंट्स दिखाए। वीडियो के नीचे सब लोग यही कह रहे थे कि इधिका कोई अमीर इंसान नहीं है, बल्कि एक अमीर आदमी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो डायरेक्टली राजवंश फैमिली का नाम ना लेकर आर फैमिली कह रहे थे। आकर्ष इधिका को जिस तरह से लेकर आया था, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा था, लेकिन उसका चेहरा ब्लर कर दिया गया था। आयशा और नक्श मिलकर आकर्ष को मजबूर कर रहे थे ताकि वो इधिका को वहां से निकाल दे। लेकिन उनसे अलग इधिका और आकर्ष तो इस वक्त कुछ और ही प्लानिंग में लगे थे। बस उन्हें इंतजार था तो माहिर के अरेस्ट होने का।